सैम मानेकशॉ साहब ने 1971 में जब एक पावरफुल गवर्नमेंट इंदिरा गांधी जी की थी तो एक मसले पर उनको रियलिटी चेक दिया। नेहरू जी के जमाने में जनरल थिम्मैया साहब ने रक्षा मंत्री से मतभेदों के दौरान अपना इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देना बहुत आसान चीज है। कभी मतभेद इतने आए सर कि आपको लगा कि मैं रिजाइन कर दूं? आपकी सर इस किताब से पहले एक किताब और बड़ी चर्चा में रही, देश के संसद से लेकर सड़क तक, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, लेकिन वो किताब रिलीज नहीं हुई। तीनों आर्मी के चीफ की किताब को जो उसने सोच समझ कर लिखी होगी, उसे दबाना क्या सही है? क्या लोकतंत्र में जनता को ये जानने का हक नहीं है कि सेना प्रमुख ने युद्ध के मुहाने पर खड़े होकर क्या फैसले लिए? एक मेरा बड़ा पर्सनल मेरे मन में क्वेश्चन आता सर, क्योंकि मैं फौज की कहानियां बहुत पढ़ता रहता हूं। सैम मानेकशॉ साहब ने 1971 में जब एक पावरफुल गवर्नमेंट इंदिरा गांधी जी की थी तो एक मसले पर उनको रियलिटी चेक दिया कि नहीं, मैं ये सोचता हूं, आपका फैसला जो है, हमें टाइम चाहिए। उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया। नेहरू जी के जमाने में जनरल थिम्मैया साहब ने रक्षा मंत्री से मतभेदों के दौरान अपना इस्तीफा दे दिया था। आपके मसले पर यह सवाल बहुत बार आने लगा कि अब जब करंट गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है और कई बार यह आरोप लगता है कि अपनी चॉइसेस से लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या आज फौज में अगर किसी विषय पर लगता है कि नो कहना है तो वो नो जाता है या यस सर वाला फॉर्मूला बढ़ गया है? वो करे जो जनरल सैम मानेकशॉ साहब का हम जिक्र कर रहे थे या जनरल मिथ्या साहब का? तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि एक वो 3 जो स्टेप होते हैं, डिस्कशन, डिसीजन और डिलीवरी। तो ये डिस्कशन फेज में उन्होंने ये बात कही होगी कि नहीं, हमें टाइम दो। और उनकी बात मान ली, ठीक है ना। हो सकता था कि वो कहते कि नहीं, हमें जल्दी जल्दी करना है और फिर नतीजा कुछ और हो सकता था। तो अभी हाइंडसाइट में कहना कि कौन सा सही था, कौन सा गलत था, वो मुश्किल बात है। लेकिन एक और बात है इसमें कि इस्तीफा देना बहुत आसान चीज़ है, लेकिन सिस्टम में रह के उसको और अच्छा करना वो मुश्किल बात है। ऐसी कोई सिचुएशन आई जहां पर आपको लगा कि शुड आई रिजाइन? तो इसीलिए जो है, जब डिलिब्रेशंस चलते हैं, खास करके जब अग्निपथ स्कीम पे डिलिब्रेशन चल रहे थे, तो हमने तीनों सर्विसेज में, ना सिर्फ आर्मी ने, तीनों सर्विसेज ने काफ़ी पॉइंट दिए और उनमें से कई पॉइंट में की वजह से वो मतलब अमल भी किया उसमें। कभी मतभेद इतने आए सर कि आपको लगा कि मैं रिजाइन कर दूं? कभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं कि रेजिग्नेशन इज अ इजी वे आउट। ट्रू, भागने, हाँ, मतलब ठीक है, आप सही कह रहे हैं। किसी भी काम से उस वहां रहकर सिस्टम ठीक करना इज मोर करेज। ठीक है सर, भारत में सिर्फ 2 फील्ड मार्शल हुए हैं। क्या वो रैंक अब इतिहास की शोभा बनकर रह गई है? क्योंकि फील्ड मार्शल उतने नहीं हुए इंडिया में। हमारे पड़ोस में तो बिना जीते ही दे देते हैं सर। अभी आसिम मुनीर साहब ने बिना जीते हुए लगा लिया। जैसे मैं इस किताब में पहला चैप्टर ही रैंक्स के बारे में है और उसमें मैं दोनों फील्ड मार्शल्स का जिक्र करता हूँ और ये भी जिक्र करता हूँ कि रैंक बने क्यों। रैंक बने क्योंकि उसकी एक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है कि अगर आपके पास 3 बटालियन है तो 3 बटालियन का कोऑर्डिनेशन करने के लिए आपको एक ब्रिगेड कमांडर चाहिए, एक ब्रिगेड चाहिए। इसी तरह वो हायरार्की बनता रहता है। तो अभी हम जैसे एक आर्मी है, लेकिन दूसरे महायुद्ध में कई देशों की आर्मी थे, तो दोनों आर्मीज के जो जनरल हैं उनके ऊपर कोऑर्डिनेट करने के लिए एक फील्ड मार्शल भी चाहिए था। तो इट वाज अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। एक ज़रूरी था एक फील्ड मार्शल होना। ठीक है, लेकिन अभी हम वी आर 1 आर्मी ओनली। मैं एंड के कुछ क्वेश्चंस में उससे जल्दी करता हूं। मैं एक जैसे सीडीएस पद आया। अब सीडीएस पद तीनों आर्मी चीफ का प्रमुख होता है। पहले जब मैं सुनता था तो आर्मी चीफ जो थे उसका एक अपना रुतबा रहा करता था। अब क्योंकि सीडीएस भी आ गया है जो तीनों सेनाओं का है, तो क्या जो आर्मी चीफ है उसकी भूमिका थोड़ी प्रशासक के तौर पर हो गई है या वो पावर अभी भी उनके पास है जैसी पहले रहा करती थी? क्योंकि आप तो दोनों पदों पर रहे हैं। देखिए, जो अभी सिस्टम है तो ऑपरेशनल कमांड जो है वो सिर्फ अभी भी तीनों सर्विस चीफ्स के पास ही है। वो सीडीएस के पास नहीं है। सीडीएस इज मोर अ कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड। लेकिन अगर आपको खास करके एक जगह जब थिएटराइजेशन भी हो जाएगा और आपको अगर सही तरीके से मिलिट्री रिफॉर्म करने हैं, तो मैं समझता हूँ कि सीडीएस को भी ऑपरेशनल एक रोल मुख्य तौर पर मिलना चाहिए, नॉट जस्ट एज चेयरमैन ऑफ
चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। पहले चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों चीफ्स में से जो सीनियर होता था वो चेयरमैन बन जाता था। अब CDS होने से वो परमानेंट चेयरमैन हो गए और बाकी 3 चीफ वो इसी कमेटी के सदस्य हैं। लेकिन इस कमेटी में CDS के पास ऑपरेशनल रोल नहीं है, हालांकि वो चेयरमैन है। वो CDS एक भी टुकड़ी कहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं हिला सकता। तो ये डाइकोटमी नहीं है, राष्ट्रपति जैसा पद है कि एक तरफ से आप तीनों के ऊपर हो लेकिन आपके पावर्स में एक भी जो ऑपरेशनल कोई ये नहीं। तो आगे जाके खास करके जब थिएटराइजेशन बनेंगे और इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स बनेंगे तो इस डाइकोटमी को भी मेरे ख्याल से दूर किया जाएगा। आपकी सर इस किताब से पहले एक किताब और बड़ी चर्चा में रही, देश के संसद से लेकर सड़क तक, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, लेकिन वो किताब रिलीज नहीं हुई। अब देश के मन में सवाल ये है कि सुरक्षा का नाम लेकर एक तीनों आर्मी के चीफ की किताब को, जो उसने सोच समझ कर लिखी होगी, उसे दबाना क्या सही है? क्या लोकतंत्र में जनता को यह जानने का हक नहीं है कि सेना प्रमुख ने युद्ध के मुहाने पर खड़े होकर क्या फैसले लिए? आपका टेक क्या रहा? देखिए, जब पहले बात तो मेरा कभी इरादा नहीं था कि मैं ऐसे कोई किताब लिखूं, ऑटोबायोग्राफी या मेमोइर्स लिखूं। लेकिन ऐसे ही किसी बुक रिलीज़ के फंक्शन में किसी ने पूछा कि आप क्यों नहीं लिखते हो? तो मैंने कहा मैं लिखूंगा, लेकिन कौन छापेगा? तो वो पब्लिशर ने कहा नहीं ज़रूर हम छापेंगे, आप लिखो तो सही। तो वहाँ से फिर ये आइडिया है कि मैं कुछ लिख सकता हूँ। तो जब मैंने लिखा है वो टोटली अपने मेमोरी, याददाश्त से लिखा है। कोई नोट्स नहीं थे, कोई ऐसे डायरी नहीं लिखी थी। तो इस किस्म के जब मेमोइर लिखे गए तो हो सकता है इसमें कोई गलतियाँ हो सकता है कि कुछ चीज़ें उसमें सही ना हो, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स गलत हो, डेटे गलत हो। तो इसमें रिव्यू करने में कोई हर्ज नहीं है, ताकि बाद में जो भी निकले वो सही निकले। तो और जब आपने कोई चीज़ लिखी है तो आपने वो अपने नज़रिए से लिखी है, और हर लेवल में नज़रिया अलग अलग होता है। तो वही घटना अगर कोई एक जूनियर अफसर देखे, वो उसके बारे में कुछ और सोचेगा, मैं उसके बारे में और सोचूंगा। मेरे से हायर लेवल में उसी को, उसमें कोई और पहलू हो सकते हैं कुछ जो मेरे दिमाग में ना आए हो, जो कि ज़्यादा लोगों को पता लगने से शायद आगे जाके उसका असर हो सकता है। तो रिव्यू करने में कोई, जैसे मैं कहा, हर्ज नहीं है। और हो सकता है कि ऐसे एक आधी चीज़ हो जो, और चर्चा हम सिर्फ 2-3 बार चीज़ों के बारे में कर रहे हैं, लेकिन उसमें कई सारे चीज़ें हैं। तो हो सकता है कि एक तो इसमें एक कॉन्टेक्स्ट ये आया था कि कोई व्यक्ति जो इतने बड़े पद पर रहा हो, मतलब ये मैं आपका नज़रिया समझना चाहता हूँ, चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों या आप जैसे रहे एक बड़े पद पर, CODS पर, क्या उस पद पर बैठे व्यक्ति को किताबों के जरिए बातें करनी चाहिए? क्योंकि हम जब काओ साहब के किस्से सुनते हैं शुरुआत में रॉ के चीफ, तो उन्होंने लाइफ में कोई इंटरव्यू नहीं दिया था। ये कहा कि मैं नहीं छपवाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे राज मेरे साथ जाने चाहिए। क्या वो सीक्रेसी होनी चाहिए या इस बारे में बात होनी चाहिए, कुछ बातें निकल कर आनी चाहिए? आपका नजरिया क्या है इस पर? नहीं, बातें तो होनी चाहिए, और हम एक डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में हर चीज़ के ऊपर बातें होती हैं, डिबेट होते हैं, और उसी डिबेट के ज़रिए हम और मजबूत हो जाते हैं। तो और कई सारे चीज़ें खास करके जो मैंने उस किताब में लिखी हैं वो पब्लिक नॉलेज में थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मेरे कोई पास कोई डायरी नहीं थी, मेरे कोई नोट्स नहीं थे। तो मैंने जब वो इवेंट्स रिक्रिएट किए हैं तो मैंने नेट पर जाके रिक्रिएट किए सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल और जो भी अलग अलग लोगों ने रिपोर्टिंग की थी। तो एक किस्म से तो सभी चीज़ें जो है उसमें कोई क्लासिफाइड ऐसी चीज़ नहीं है। नहीं, लेकिन क्योंकि किताब वो सर मार्केट में आई नहीं। राहुल गांधी जी ने संसद में वो किताब उठाई, कहा मैंने पढ़ा, सरकार ने इसे दबा दिया है, और उसमें कई 2 बातें स्पेशली निकल कर आई थी। एक अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि ये PMO का विचार था, सरकार का नहीं। मेरे इसी कुर्सी पर जहां बैठे हैं एक आर्मी चीफ यहाँ आ चुके हैं, जो बाद में गाजियाबाद से सांसद भी बने। उन्होंने मुझसे कहा कि ये तो बहुत पुरानी मांग थी, हम चाहते थे ऐसा हो।
जब आप ही किताब से कोट किया गया तो ये आया कि पीएमओ का विचार था, फिर आपकी थोड़ी चुप्पी रही। अब जनता जो है, आप जानते हैं इंडिया में हर चीज से पॉलिटिक्स होती है, आप लाल कपड़ा रख दीजिए, नीला रख दीजिए, भगवा रख दीजिए, उस पर भी सियासत कर लेंगे लोग। तो एक कंफ्यूजन पैदा हो गई आपकी खामोशी को लेकर भी, और इस फैसले को लेकर भी जो इतना कंट्रोवर्शियल रहा कि ये सेना के हक में था या सेना के हक में नहीं था। अग्निवीर, देखिए, पहली बात तो है खामोशी के ऊपर, मैं तो हर जगह जाता हूँ, हर जगह बात करता हूँ। अग्निवीर के ऊपर भी 50 बार मुझे लोगों ने पूछा होगा इस अग्निवीर स्कीम के बारे में, अग्निपथ स्कीम के बारे में। इसके ऊपर मैंने 2022 या 23 में आर्टिकल भी लिखा है जो कि हिंदू में छपा था। तो ये नहीं है कि इसके ऊपर मैं टिप्पणियाँ नहीं कर रहा हूँ। तो लेकिन मेरा इससे बड़ा अगर आप ये देखें कि जो एचआर के पॉलिसी है, ह्यूमन रिसोर्स के पॉलिसी हैं, वो हर ऑर्गेनाइजेशन के बदली होते हैं। और कई लोगों को मालूम नहीं है, ज़्यादातर इनफैक्ट लोगों को मालूम नहीं है कि 75-76 तक इनफैक्ट जवान सिर्फ 7 साल सर्विस करता था, और 7 साल सर्विस के बाद वो घर जाता था, कोई पेंशन नहीं। उसके 90 रुपये जो है ना तनख्वाह होती थी उस समय, और 7 साल के बाद कोई पेंशन नहीं, कोई दूसरी नौकरी नहीं। उसके बाद वो जो करना चाहे वो करे। लेकिन उस वक्त जो गवर्नमेंट थी उनको लगा कि नहीं, ये सही बात नहीं है, ऐसे इतने कम उम्र में ऐसे ही छोड़ दे, जबकि इसने अच्छे काम किए, देश की सेवा किए। तो इस 7 साल को बढ़ा के 15 साल कर दिया, और 15 साल करने के बाद वो पेंशन लागू कर दी। तो पहले कुछ और सिस्टम था, अभी तो नया सिस्टम चालू हुआ, अभी एक नई पॉलिसी बनी है। तो पॉलिसी अगर बदली हो रही है उसमें हर्ज क्या है? आपका इस पर टेक क्या है? अग्निपथ योजना इंडियन आर्मी के कॉन्टेक्स्ट में सही है? तो अभी जो योजना बनी है वो दोनों का एक सॉर्ट ऑफ मिश्रण है। पहले 7 साल में वो घर जाता था, बाद में वो 15 साल सारे रहते थे और पेंशन। ये दोनों का मिश्रण है कि 4 साल सभी लोग करेंगे, 4 साल के बाद कुछ लोग बाहर जाएंगे और कुछ लोग परमानेंटली रहेंगे जिनको पेंशन मिलेगा। और 7 साल के जगह 4 साल करने से वो अभी भी कम उम्र में जा रहा है, जहाँ कि वो एक दूसरी कैरियर जो है और आसानी से कर सकता है। और 4 साल में जब वो घर रिलीज होगा, उसके जेब में 10-12 लाख रुपए होंगे।